साथियों, मुझे खुशी होती है कि मैं फिर आपके सामने इस पार्लियामेंट में इलेक्शन में आया हूं और आपके माध्यम से जनता के सामने जाने के लिए एक आसान तरीका है। जो हम आपसे मुलाकात करते हैं तो सारी दुनिया आपके आवाज को और हमारी बातों को पहुंचाती है। हमने जो लास्ट इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में चंद बातें और चंद गारंटीज दिए थे, तो वो गारंटीज हमने अब तक 5 गारंटीज हम फुलफिल किए हैं और एक गारंटी बाकी है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट आने की वजह से उस गारंटी को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। लेकिन बाकी के जितना भी बस ट्रैवल है और राजीव आरोग्यश्री है, सिलेंडर का है, 200 यूनिट बिजली का है और बेघरों के लिए इंदिरा इंदलू ये जो स्कीम है शुरू किए हैं, ऐसा हर स्कीम हमने लागू करके अपने बातों को हमने साबित किया कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और रैयत बंधु का बकाया भी 2 राशि दे चुके हैं और इसके अलावा अभी जो बारिश के वजह से फसल खराब हो गए हैं तो उसके बारे में भी हमारे लोग जल्द से जल्द निर्णय लेके वो भी उनको अपना कॉम्पेंसेशन घोषणा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम वही वायदे करते हैं जो पूरे कर सकते हैं और राहुल जी भी वही वायदे बोलते हैं जो कर सकते हैं। तो आज तक हमने जो भी वायदे किए हैं, चाहे कर्नाटक के हो, चाहे हिमाचल के हो, चाहे हमारे हैदराबाद का हो, और हमने करके दिखाया। उसी के तहत हम ये काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज, जो अब 2 चरण के मतदान हो गए, 3 के हो गए, अभी 1 चरण बाकी है जो जल्द से जल्द हो रहा है और बाकी के और 3 चरण भी जल्द से जल्द खत्म होंगे। लेकिन इतना बड़ा लंबा इलेक्शन शायद किसी को फायदा नहीं है। फिर भी जो इलेक्शन कमीशन कहती है उसके तहत हमें चलना पड़ता है, क्योंकि इतने काम ठप हो गए हैं और लोग भी जो कैंडिडेट होते हैं, जो भी उम्मीदवार होते हैं, बड़े परेशानी के साथ अपनी इलेक्शन का काम करते हैं। लेकिन 3 चरणों के मतदान के बाद और भी मोदी और शाह साहब बहुत घबरा गए हैं। इसीलिए वो हमेशा इलेक्शन के हटकर बात करते हैं, जो उनके चुनावी प्रणाली पे नहीं बोलते, इलेक्शन मैनिफेस्टो पे नहीं बोलते हैं और सिर्फ उनके जो भी काम है उसके ऊपर भी वो वोट नहीं मांगते, डेवलपमेंट के ऊपर भी सिर्फ हर बात को
कांग्रेस को गालियां देना और कांग्रेस के भाषण को मोड़ तोड़ के कहना और शहजादे बोल के जो हमारे पार्टी के नेता को कहना, ये सारी चीजें जो जरूरी नहीं है। अरे आप तो एक इलेक्शन, 2 इलेक्शन में और 2-3 साल पहले तो ये कहते थे कोई कांग्रेस हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन बार बार फिर कांग्रेस को क्यों गालियां दे रहे हैं? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस से आप डरते हो, और डरने वाले लोग ऐसी भाषा करते हैं। कभी मुगल की बात करते हो, कभी मटन की बात करते हो, कभी चिकन की बात करते हो, कभी बीफ की बात करते हो, कभी मुस्लिम लीग की बात करते हो, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं। ये यम वर्ड से बड़ा मोहब्बत है हमारे मोदी जी को। ये सब सारी चीजें जो एम से निकलती है, मटन, मुगल, मंगलसूत्र, मोदी बहुत इस चीजों को बहुत पसंद है। तो उन्होंने ये जो काला धन के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ बोला, लेकिन वो सब अपने मित्रों को ही काला धन का फायदा दिया। अब इधर इधर ये भी बोले उन्होंने कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी अंबानी और अदानी का बात करने का बंद कर दी, क्योंकि टेम्पो में बहुत पैसा जा रहा है। अरे भाई, टेम्पो में पैसा जा रहा है और तुम आंखों से देख रहे हो। जिसके घर से पैसा निकल रहा है, आपका सीबीआई कहाँ है? फिर आपका इनकम टैक्स कहाँ है? और आपको अगर मालूम है तो आप क्या सो रहे हैं? है हिम्मत तो फिर करो। अदानी अंबानी के पास के पैसे किधर किधर जा रहे हैं, उनके घर जब्ती करो, ईडी का इस्तेमाल करो, आईटी का करो। देखो, ऐसी ये बचपने की बात करना एक प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं दिखती। मैं अहमदाबाद गया था, उसी दिन उनका भी भाषण अहमदाबाद में था, गुजरात में। तो वो भाषण कर रहे थे, उसमें उन्होंने ऐसा उचकाने की कोशिश की, 2 कौमों में लड़ाई लड़ना की बात की। और देखिए, जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास पैसा है और जिसके पास गाय है, भैंस है, ये है, तो वो लोग 2 भैंस अगर आपके घर में है तो 1 भैंस निकालकर वो मुसलमानों को देंगे। एक प्राइम मिनिस्टर बोलता है 2 भैंस है तो तुम्हारे पास छीन लेंगे और मुसलमानों को देंगे। 2 एकड़ लैंड है तो 1 लैंड एकड़ छीन लेंगे, देंगे। अरे इस देश में कानून है। सो इंदिरा गांधी ने तो आपको मालूम है लैंड रिफॉर्म्स लाया, वो पॉलिसी के तहत लाया। बैंक नेशनलाइजेशन किया, पॉलिसी के तहत किया। लाइफ इंश्योरेंस जो नेशनलाइज किया कानून के तहत। ये पॉलिसीज पार्टी के होते हैं, देते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को तुम लोगों को भड़काना, लोगों को एक यानी उनको इंस्टिगेट करना, ये बड़ी बुरी बात है। और मोदी जी अपने 10 साल के शासन में डेवलपमेंट क्या है वो छोड़ दिए और सिर्फ दूसरों को गालियां देना और छोटी मोटी बातें कह के लोगों का ध्यान भटकाने का काम उन्होंने कर रहे हैं। और मैं मोदी जी से भी पूछता हूं, भाई तेलंगाना तो बहुत, जब ड्रॉट था, जब मुश्किल में था पैसे के लिए, आप कितना मदद करें? कौन से बड़े प्रोजेक्ट तेलंगाना में लाए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी के जमाने में आए?
कौन से तुम्हारे ऐसे प्रोजेक्ट है बताओ जिस जगह 2000, 10,000, 5,000 लोग काम करते हैं? अपने प्रोजेक्ट पे बोलते नहीं, डेवलपमेंट तो तुम करते नहीं, लेकिन लोगों में फूट डालने का छोड़ते नहीं। तो इसलिए भाइयों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। मेरी गठबंधन की सरकार आएगी तब हमने जो कहा आपको पहले, और हमारी गारंटी कार्ड भी सेंट्रल गवर्नमेंट के यानी अलायंस पार्टनर के साथ साथ अपने जो भी गारंटी कार्ड हम हमारे पार्टी की ओर से आपको पहुंचाए, और उसमें जो हमने कहा था युवाओं को पहली नौकरी पक्की, यानी जो युवा ट्रेनिंग लेते हैं, अप्रेंटिसशिप कोर्स करते हैं, उनके लिए एक पक्की नौकरी का हम गारंटी देते हैं। और 30 लाख नौकरियां जो हमने कहा कि ये सरकार में खाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट पड़ी है, तो उसका इमीडिएटली हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी गवर्नमेंट आने के बाद। और महालक्ष्मी योजना, ये गरीब परिवार की महिला को, मुखिया को सालाना 1 लाख रुपए देंगे, और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% हम आरक्षण देंगे। और श्रमिक न्यूनतम मजदूरी जो 400 रुपए हमारे नरेगा योजना में, और दूसरे जो भी गिग वर्कर्स है या अनऑर्गेनाइज वर्कर्स है, उनकी भी हिफाजत करने के लिए श्रमिक कानून को हम मजबूत करेंगे और उनके तरफ हमारा पूरा ध्यान रहेगा। क्योंकि मोदी जी की सरकार ये अमीरों की सरकार है, ये गरीबों के लिए कोई कानून करने वाले नहीं, किए तो भी उनके दिए हुए हक को छीन ले रहे हैं। तो वो फिर से हम उनको अपने उनके हकूक को दिलाने की पूरी कोशिश हम करेंगे। एमएसपी की गारंटी, ये भी जो किसान लड़ रहे हैं और बहुत दिन से ये बात चल रही है, तो एमएसपी को जो न्याय देना है, जिस ढंग से हमारे किसानों के लिए हम मदद करना है, वो जरूर मदद करने का भी हमने इसमें गारंटी दी है। उसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये जनगणना है, जो जाति जनगणना हम जो कर रहे हैं, मोदी जी उसी के ऊपर बहुत टीका कर रहे हैं। अरे भाई, सेंसस हर 10 साल को होता है, लेकिन मोदी जी 2021 का सेंसस बाहर नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? हर साल हर 10 साल को बाहर आता है, उसके ऊपर जो एक निष्कर्ष निकाला जाता है कौन से एरिया में हमको काम करना पड़ेगा और कौन से एरिया में हम कमजोर हैं, हेल्थ में कैसे हैं, एजुकेशन में कैसे हैं, और लिटरेसी प्रोग्राम कितना है, वुमेन डेवलपमेंट कितना है, और उनकी एम्पावरमेंट क्या है, चिल्ड्रन उसकी हेल्थ क्या है, और सारे चीजें उसमें बाहर आती है। लेकिन ये बाहर निकालने के लिए जाति जनगणना भी हम इसलिए कर रहे हैं, किस किस कौम में लोग कमजोर हैं, कौन से कौम ऐसे हैं जो एजुकेशन में कमजोर है, हेल्थ में कमजोर है, नौकरी नहीं मिल रही है, बिजनेस नहीं करना, उनको करने का अवसर नहीं मिल रहा है। ये चीजें हम लोग गरीबों को देने के लिए ये जाति जनगणना कर रहे हैं। तो मोदी जी ऐसी हवा उठाए हैं हर जगह जाके, भाइयों अगर तुम्हारे घर में 4 तोले सोने हैं तो 2 तोले सोने छीन लेंगे, 4 एकड़ जमीन है तो 2 एकड़ लेंगे।
तुम्हारे पास अगर दो भैंस है तो एक भैंस लेंगे, ऐसी बातें कर रहे। यहाँ तक कि घर में घुस के अलमारी में है सो मंगलसूत्र भी वो लोग छीनेंगे। अरे मंगलसूत्र तो छीनने वाला अब तक कोई प्रधानमंत्री इस देश में पैदा नहीं हुआ या कोई लोग भी पैदा नहीं हुए। ये हिंदुस्तान है, घुस के कोई अगर करता है वो ये सिर्फ मोदी जैसा आदमी ही कर सकता, दूसरे नहीं कर सकते। तो ये हमको कहते हैं कि मंगलसूत्र छीनते, यानी छोटी छोटी बात बोलकर लोगों में एक दंगा फसाद करने का और समाज को डिवाइड करने का काम वो कर रहे हैं इस जाति जनगणना के नाम पर। और एक मैं आपको राज्यसभा के प्रश्न के जवाब में 2008, 18 और 22 हमने एक प्रश्न पूछा था, भाई आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के अफसरों के चयन में एससी, एसटी, ओबीसी की संख्या क्या है? तो उसमें 50% के बजाय सिर्फ 27% उसमें है। ये रिक्रूटमेंट, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई सेक्रेटरी एससी का नहीं है। सेक्रेटरी मीन्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी, निर्णय लेने वाला, ना ओबीसी में नहीं है, ना एसटी में नहीं है। और ये लोग बार बार ये बोलते हैं कि हमने एसटी लोगों को खूब किया और उसके अलावा भी ये 50% आरक्षण की सीमा भी हम बढ़ाएंगे, क्योंकि सबको अगर न्याय मिलना है थोड़ा हमको आरक्षण बढ़ाना पड़ेगा। और खास करके हमको सबको फायदा होगा। इसके साथ ही मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हैदराबाद एक सेंट्रल प्लेस है और आपको मालूम होगा कि जब संविधान की चर्चा हो रही थी तो उस वक्त ये भी बात चल रही थी कि 2 कैपिटल जब बनना है, बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रपोजल रखा था, एक दिल्ली है तो एक हैदराबाद। इतना बड़ा मशहूर हैदराबाद को उन्होंने इतना निग्लेक्ट किया, वो आज तक कोई बिग इन्वेस्टमेंट उन्होंने लाया नहीं और दिया नहीं। सब कुछ है उनके पास है, गुजरात के पास ही है, और वहीं पर वो अपने लोगों को वहीं बुलाते हैं, डराते हैं इन्वेस्टर्स को और अपना काम कर लेते हैं। मैं मानता हूं सब स्टेट बढ़ना चाहिए, गुजरात भी बढ़ना चाहिए, लेकिन हैदराबाद क्या किया, बेंगलुरु क्या किया आपको, और जो बॉम्बे जैसे शहर में हमेशा पहला इन्वेस्टमेंट जाता था उसने क्या किया, ऐसे बहुत है। लेकिन ये जो इनका दृष्टिकोण है वो ठीक नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस को लोग वोट देंगे और कांग्रेस जरूर जीत के आएगी। हमारा पंजा, ये पंजा तो ऐसा है, परमानेंट है हमारे साथ। तो ये ऐसा नहीं कमल के जैसा कि सुबह तोड़ दिए शाम में क्या बोलते उसको सूख गया, मुरझाया, ऐसा नहीं है। हाथ हमेशा परमानेंट है, इसको कोई नहीं निकाल, जान गई तो ही चले जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। ये आपके साथ हमेशा है, गरीबों के साथ हमेशा है और ये गरीबों के लिए ही लड़ते रहेंगे। तो एक हमने सोचा कि आपके सामने भी रखना और मोदी जी को भी ये संदेश जाना कि वो जो झूठ फैला रहे हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। और 1-2 उदाहरण तो आपको मालूम ही है कि 15 लाख की बात की है, कुछ हुआ नहीं।
2 करोड़ नौकरियों की बात किया, हुआ नहीं। एमएसपी की बात की, डबल आमदनी, हुआ नहीं। और बुलेट ट्रेन की बात किया, वो हुआ नहीं। वो भी अहमदाबाद से बॉम्बे तक जो सिर्फ 500 किलोमीटर, वो भी हुआ नहीं। क्या बोले? पक्का घर करोड़ों लोगों के ऊपर देने की बात की, वो भी हुआ। इतने झूठ बोले। अगर हम बोले तो लोग बोलते भाई अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, ये ऐसा ही बात करते हैं बोलते, लेकिन ये तो हकीकत है। तो इसीलिए झूठों से जो झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर है, ये मैं तो पहले से बोलता हूं कि ये तो झूठों के सरदार है। तो ऐसे झूठों को, सरदार को तेलंगाना नकार देंगी और कांग्रेस के पंजे को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। क्वेश्चंस प्लीज। यस आशीष। वन आफ्टर वन। आशीष, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। माइक। एक एक करके पूछो, 2-4 सवाल में हाँ जवाब बैठिए, दूंगा। एक के बाद एक हम बुला लेंगे। मल्लिकार्जुन जी, आशीष इस तरफ। हाँ बोलिए। कांग्रेस के 2 नेता हैं, सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर। उनके बयानों को कैसे देखते हैं? क्या उनके जो बयान हैं उनसे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है? और इन नेताओं को, जैसे मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान की बात की है, उन्होंने कहा है पाकिस्तान एटमी ताकत है उनके पास, हमको उनसे बातचीत करनी चाहिए। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो चीज है, जो श्याम पित्रोदा जी की बात है, हम तो उनको उस काम से निकाल दिए, खुदों से। वो खुद ही राजीनामा दिए, तो हमने उसका स्वीकार किया, तो वो अब कोई बात नहीं है उसके बहस करने की। दूसरा जो है मणिशंकर जी, वो अपना बात रखे हैं, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान से तो 100 गुना मजबूत है। देश के लिए हम सब मिलके रहेंगे, और इस देश के, पाकिस्तान के जो 2 भाग हो गए, करने वाले कौन? इंदिरा गांधी जी ने की, और बांग्लादेश को आजाद बना के दिया। तो ऐसे लोग कभी किसी अणु बम के लिए, उसके लिए डरते हैं। 76 में तो इंदिरा गांधी जी ने अणु बम, कौन सा वो गाँव, पोखरण में उन्होंने परीक्षण किया। और अरे हमारे पास सब कुछ है, हम करके रखे। अब मोदी किस ढंग से इस्तेमाल करता, क्या सिर्फ गाय बछड़े भैंस इसी में लड़ता, मालूम नहीं। रविकांत फ्रॉम हिंदू। सर, मैम रविकांत रेड्डी फ्रॉम द हिंदू। सर, मोदी जी कह रहे हैं कि अदानी और अंबानी अब राहुल गांधी की तरफ आ गए हैं और बेटी भेज रहे हैं, आपने भी उसका जिक्र किया है। तो सर, उसके पीछे क्या कारण होगा? आई मीन, मोदी जी डर रहे हैं क्या? किस बात का कारण होगा? देखिए, अदानी अंबानी का तो, और कोई भी हो, अदानी अंबानी का नाम इसलिए वो हमेशा आया कि वो उनके साथ जुड़े, उनके फ्लाइट में फिरे, उनके कपड़े जो भी सेलेक्ट करते वो पहन के फिरते हैं। ये सब उसी लिए हमने हमेशा, उन्होंने जो जो एयरपोर्ट, पोर्ट, सारे जो बिजनेस उनको दिए पब्लिक सेक्टर्स में, उनका नाम लेना जरूरी है, हम लेते हैं। कौन से चीज उनको, गरीबों के पैसे से बने हुए पब्लिक सेक्टर्स को, एक आदमी 2 आदमी को अगर आप देते हैं, तो एक तो नौकरियां चले जा रही है, दूसरा एक आदमी को अमीर बना रहे हैं। अरे 22 लोग इस देश में, उनके पास इतनी संपत्ति है जो 50 करोड़ लोगों के पास जितनी होती है उतनी है। तो इसीलिए हम हमेशा बोल रहे थे भाई ये अदानी ऐसा किया, फलाना किया तुमने, तो उस वक्त उन्होंने डिफेंड किए, और आज बोल रहे कि वहां से टेम्पो में पैसे आ रहे हैं। अरे टेम्पो में आ रहे तो तुम आंख बंद करके बैठे थे? जहां से पैसा निकला जब आपको मालूम है, वो छापे डालो ना उनके ऊपर, अदानी अंबानी के ऊपर। क्यों भेज रहे टेम्पो में? बस में भेजो बोलो, कार में भेजो बोलो। हाँ,
अगर कहीं और कोई ये है या हेलीकॉप्टर में भेजो बोलो, हाँ? तो ये जो मैं उसीलिए बोला ना, एक प्राइम मिनिस्टर स्टेट्समैन जैसा कभी बात नहीं करता, सिर्फ ऐसी छोटे छोटी बातें करता है और खुद के लोगों के ऊपर बोल रहा है। अगर उनके दोस्त अगर सबको भेज रहे हैं, तुम क्या आंख मूंझ के बैठे हो? तो ये है, तो मेरा उत्तर यही है, अगर आपको कुछ होना है और बोलूंगा। राहुल, प्रमोद फ्रॉम ANI। सर मैं प्रमोद हूँ एएनआई से। एक आपके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि टेस्ला यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रही थी, लेकिन दबाव दिया गया, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। और दूसरा ये सवाल है कि आप क्या हैदराबाद को डिमांड करेंगे कि हैदराबाद को राजधानी बनाई जाए, जैसा आपने अभी कहा कि अम्बेडकर चाहते थे? देखो, फिर मैं जो चीजें नहीं होती उसका मैं रेफरेंस किया। देखो, वो तो फैसला जो होता है नेशनल लेवल पे होता है, और मैं दूसरों के जैसा बोल के फंसना भी नहीं चाहता और तुम्हारे इसमें भी नहीं, जाल में भी नहीं आना चाहता। लेकिन जो वक्त था उस वक्त, तो उस वक्त उन्होंने कहा था, और मैं तो नजदीक हूँ हैदराबाद, दिल्ली अगर मेरे नजदीक है हैदराबाद तो मेरे को और खुशी होती है। तो मैं यहीं से गुजरता हूँ, मेरा फ्लाइट यहीं से जाता है, तो ये बात और है। लेकिन हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में हम ये चाहते हैं कि डेवलपमेंट के ऊपर बात करो। हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा, उसको कितना पैसा होना, जमीन होना, क्या क्या होना, रूल्स के मुताबिक हम देंगे, एनकरेज करेंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए जो चाहिए वो करेंगे। लेकिन बार बार मोदी जी कुछ करते नहीं, लेकिन झूठ बोलना छोड़ते नहीं। तो बोलिए। थैंक यू। राहुल, राहुल one after, please. राहुल फ्रॉम सर, हरियाणा में आपका कांग्रेस के सामने कुछ अविश्वास का सोच है क्या? और दूसरी बात है सर, आपके दामाद के ऊपर 800 करोड़ घोटाले का आरोप है, ये कैसे देखेंगे? हरियाणा का आज इंडिपेंडेंट एमएलए वहां विड्रॉ किए एक, और वहां की परिस्थिति तो वहां देख रहे हैं कि जिस ढंग से वहां पर हमारे पार्टी के लोग चाहते हैं, क्या अगर मेजॉरिटी रही तो सरकार बनाना चाहती है, क्या अगर उनको लगा वहां के लोगों को, एमएलएस को, कि ये गवर्नर रूल चाहते हैं, ये उन पे छोड़े सो है। हम कोई उसमें इंटरफियर करके आप ये करो वो करो ये नहीं बोल रहे। और एक क्वेश्चन पूछे ना। आपके दामाद के ऊपर 800 करोड़ का घोटाले का आरोप है, मेडिकल कॉलेज एडमिशन सर। ठीक है, आप केस करो, जेल में डालो या फांसी डालो। Yes, एक next सवाल question. दीजिए, मेरा नाम सुरेखा है। This is Apurva here. Surekha, one after, please, one after. 1 minute. Sir, Yes. this is Apurva here from India Today. Just wanted to ask you a question. What is the Congress? What is your stand on the Prajwal Revana case that has, it's going on right now? Prajwal is still absconding. What do you have to say on this? देखिए, वो SIT बन गया। SIT जब बन रहा, वो इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी में जो भी निकलेगा और क्या क्या उसके तहत एक्शन लेना, वो स्टेट गवर्नमेंट लेगी। और हमेशा जब केस चलता है तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर बहस हो नहीं सकती। Sir, this is Ujjwal from Surekha. PTI. सुरेखा, Sir, this is Ujjwal from जी, PTI. मेरा Please wait. Surekha, please नाम- wait. मेरा ये सवाल था कि कांग्रेस जो है जी मैं यहाँ पर उखड़ के जिस तरीके से जो है सेक्युलर और एकता की बात करी है कांग्रेस, लेकिन हम देख रहे हैं कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत को भी अलग तरीके से देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमारा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, हमें फंड्स नहीं मिलती है। कर्नाटका में ये सवाल उठाया जा रहा है, तो कैसे समझे इसको? क्या जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अलायंस आएगी, तब इस मुद्दे को कैसे लेकर जाएंगे आप? क्या ये देखो, ये विभाजन वाली मुद्दा बात ये चलेगी? देश एक है,
इस देश को कोई तोड़ नहीं सकता। और दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत नहीं है, सारा भारत एक है, हिंदुस्तान एक है। इसको हमारी पार्टी मजबूती के साथ एक रखते हुए आज तक आई है। अगर कोई अपने वोटों के लिए तोड़ने की बात करता है तो वो इम्पॉसिबल। Sir, this is Sir, Ujjwal no, from please, please, PTI. please. Some Telugu media also. Sir, I'll Sumit, just one ask- second. Sir, one second. Sir, just on Prime Minister. One second, Sumit. Chari garu, Telugu media, NTV. खरगे जी, मधु आरटीवी, तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में आने के बाद में बार बार ये बात कहे जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कांग्रेस गवर्नमेंट गिर जाएगा पार्लियामेंट के बाद में। रिसेंटली थोड़े देर पहले भी बीजेपी एमपी निजामाबाद अभी भी उन्होंने कॉन्टेस्ट कर रहे, वहां से अरविंद धर्मपुरी एक स्टेटमेंट दिया कि पार्लियामेंट के बाद गवर्नमेंट गिर जाएगा यहाँ पर कांग्रेस। क्या कहेंगे आप? ये देखो, अब लोग निराश होके हर चीज बात करते हैं। यहां कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस काम कर रही है, कांग्रेस इज डिलीवरिंग द गुड्स। अपने जितने भी प्रोमिजेस है, गारंटीज है, वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये सरकार 5 साल चलेगी, कोई इसको हिलाने की कोशिश करे वही खत्म हो जाएंगे, लेकिन सरकार ठीक रहेगी। Sir, Next. Sir, this is Ujjwal from Thank PTI, you. sir. Ujjwal. Sir, this is Ujjwal from PTI. Just here, sir. Just two short questions, sir. Today, the National Commission for Women had issued a statement saying that there was no complaint from a single woman in the Prajwal Revana case. Do you think there is a suppression of victims here? And the second question is, sir, here in Telangana, the Congress party is hoping to implement, if coming to power, it will hope to implement all the AP Reorganization Act provisions. But Telangana is also requesting for 50% water share. And you also have to do justice for AP as well. How will you go about it? The matter is in the Supreme Court, and the local leaders are capable to solve such questions. And another thing is that when our SIT is sitting, I already told my sister who asked this question, the SIT will solve the problem, and I don't want to comment on that. Thank you. Thank you.